कोई कह रहा है प्रभु श्री राम की पादुका गायब हो गई, कोई कह रहा है हार गायब हो गया, कोई कह रहा है चांदी गायब हो गया। ये अब तक का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया सबसे बड़ा कुकर्म और पाप है। मैं कह रहा हूँ कि मेन किरदार आप बार बार चंपत राय या तमाम लोग अनिल मिश्रा की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये दो लोग ही जिम्मेदार है कि ये जो कड़ी है कहीं दूर तक जाती है? देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक इसमें सब शामिल है, नीचे से लेके ऊपर तक सब शामिल है। इसको चाहे यहां से कह लीजिए चाहे वहां से कह लीजिए, तार तो सबके जुड़े हैं आपस में। कहां तक जाता है अगर थोड़ा नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें कैसे बच सकता है भाई? ये जो ट्रस्ट बनाया गया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाया गया। जो केंद्र का अधिकारी है वो मोदी का अधिकारी है। आपको लगता है कि बचा लिया जाएगा? हमारे जो देश के प्रधानमंत्री महोदय हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इस्तीफा लेने में यकीन नहीं रखते, वो पाप कराने में यकीन रखते हैं। एक तरफ ट्रस्ट का मेंबर कह रहा है कि चोरी नहीं डकैती हुई है, जिनको दिल्ली के करीब माना जाता है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप लोग बयानबाजी ना करें। ये एक सर्वविदित सत्य है कि ऊपर और नीचे का झगड़ा चल रहा है। मोदी योगी का आपस में खटपट और झगड़ा चलता रहता है। जो लोग आरोपी हैं, चाहे वो अनिल मिश्रा हो या चंपत राय हो या दूसरे लोग, ये आरएसएस से संबंध है इनका सबका। एक बयान मुझे लगता है कि जेपी नड्डा साहब ने दिया था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है 2024। तो हो सकता है आरएसएस को बदनाम करने के लिए लोग अपना कोई आपस का खेल खेल रहे हैं। सर, मीडिया में और सोशल मीडिया में पूरा टिन्नू यादव को ही विलेन बनाया जा रहा है। अविनाश शुक्ला के यहाँ से पैसा बरामद हुआ, लवकुश मिश्रा के यहाँ से पैसा बरामद हुआ, अल्पेश मिश्रा के यहाँ से पैसा बरामद हुआ। तो ये लोग कौन है? मीडिया भी चुप है सर इसमें। देखिए, गोदी मीडिया इस देश का एक बौद्धिक आतंकवादी समूह है। नमस्कार, न्यूज लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार। हाल ही में मैं अयोध्या गया था। आप सब जानते हैं कि वहां जो राम मंदिर है उसमें चंदा चोरी का मामला सामने आया है। वहां जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो वो अवधि में एक लाइन कह रहे थे, भैया सब बड़ मनई हैं, उका बारे में हम का बोले। ये बात कहने वाले सिर्फ आम लोग नहीं थे, कुछ खास लोग भी थे। लेकिन एक शख्स है जो राम मंदिर का मामला चाहे आज हो या 2021 में जब वहाँ ज़मीन खरीद का मामला सामने आया था, वो लगातार बोल रहे हैं। उनका नाम है संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है। हमारे साथ मौजूद है। सर, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, जैसे अयोध्या में लोग कह रहे हैं, जो मैंने कहा अवधि में, कि सब बड़ मनई लोग हैं, उनका बारे में हम का बोले। कई लोगों ने कहा कि हम नहीं बोलेंगे, कई बड़े नाम। आप क्यों बोल रहे हैं? पहला सवाल। देखिए, पहली बात तो मैं भी अवध का ही हूँ। जी। और पूरा जो अवध और पूर्वांचल का क्षेत्र है वो इस पूरे घटना से बहुत आश्चर्यचकित भी है, दुखी भी है, और यकीन नहीं हो रहा है लोगों को कि प्रभु श्री राम के नाम पे ऐसी लूट और घोटाला हो सकता है। एक स्तर पे चोरी नहीं हुई है, जमीनों की खरीद में घोटाला हुआ, चढ़ावे और आभूषण के नाम पे घोटाला हुआ, यहाँ तक कि जो निर्माण कार्य हुआ था उसमें 40% कमीशन की बात सामने आई। आपको याद होगा, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, उसमें 40% कमीशन की बात आई थी और वो सरकार सत्ता से चली गई थी। अब तो प्रभु श्री राम के मंदिर में 40% कमीशन की बात आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये अब तक का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया सबसे बड़ा कुकर्म और पाप है, जिस पे इस देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि भाई इसमें बीजेपी का क्या लेना देना, आरएसएस का क्या लेना देना। उन्हीं का लेना देना है। आप मुझे बताइए कि इसमें कितने धर्माचार्य हैं? ये मंदिर का संचालन धर्माचार्यों को, संतों को, महात्माओं को क्यों नहीं दिया गया? क्या जरूरत है उसमें आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बिठाने की? क्या जरूरत है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बिठाने की? क्या जरूरत है कि वहां पे जमीन के खरीद में जो स्थानीय इनका उस समय का मेयर है ऋषिकेश उपाध्याय, वो एक एक जमीन के घोटाले में खुद से शामिल है? तो इसका मतलब जो ट्रस्ट बनाया गया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाया गया। जो केंद्र का अधिकारी है वो मोदी का अधिकारी है, जो डीएम है वो योगी का अधिकारी है,
और इस पूरे पूरे ट्रस्ट के संचालन में इन लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, इसलिए इसमें बीजेपी और आरएसएस अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। सर, साल 2021 जून का ही महीना था जब ज़मीन का मामला आया, आपने सवाल उठाए, हम सब ने रिपोर्टिंग की। 5 साल बाद इसका मसला आया दान चोरी का। तब मुख्य किरदार थे चंपत राय और अनिल मिश्रा, एक विश्व हिंदू परिषद से है, एक आरएसएस से है। आज फिर वही लोग मुख्य किरदार हैं। उस वक्त एक कमेटी बनाई गई थी उसके बाद ज़मीन को लेकर। आपको लगता है कि आपकी या पत्रकारों की या जो सवाल, उसको सरकार या अधिकारियों ने ठीक से नहीं लिया, जिसका नतीजा है कि ये चंदा चोरी जैसा मामला सामने आ गया? देखिए, अगर उस समय इन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लिया होता तो आज शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। कारण ये कि तब जो कागजात मैंने सामने रखे थे वो कागजात चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार तो हुआ है। 2 करोड़ रुपए की एक जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी हरीश पाठक और कुसुम पाठक से खरीदते हैं। उसी दिन उसी तारीख को 5-10 मिनट के बाद वही जमीन ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी जाती है। ये तो सीधी आंखों से दिखता हुआ भ्रष्टाचार है। हाँ, इसमें तो कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। उसी दौरान एक जमीन खरीदा है ट्रस्ट के लोगों ने, जो दीप नारायण नाम के व्यक्ति ने, जो भारतीय जनता पार्टी का मेयर था ऋषिकेश उपाध्याय, उसके भतीजे ने खरीदी जी। वो जमीन। खुद से वो खरीदता है 20 लाख रुपए में हाँ और ट्रस्ट को बेच देता है 2.5 करोड़ रुपए में। जी। एक जमीन वही दीप नारायण जो बीजेपी के मेयर का भतीजा है, उसको मुफ्त में मिलती है, दान में मिलती है, और वही जमीन वो बेच देता है आगे 1 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को। ट्रस्ट के लोग नजूल की जमीन खरीदते हैं 24 करोड़ रुपए में, जो न खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती है। ट्रस्ट के लोग 9 करोड़ रुपए की जमीन आलोक बंसल से खरीदते हैं 55 करोड़ 47 लाख रुपए में। आलोक बंसल नाम के व्यक्ति से 117 विस्वा जमीन, और वो जमीन उस जगह पे खरीदी जाती है जहां पे योगी सरकार किसानों को जो मुआवजा दे रही है वो दे रही है 4,40,000 रुपए प्रति विस्वा। और अगर ट्रस्ट को लेनी थी तो हो सकता है थोड़े सस्ते में उनको मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि धर्म के नाम पे वो जमीन ले रहे थे। चलो, सस्ते में नहीं मिली, 2 गुना दाम में मिल जाती, 10 लाख में मिल जाती, 15 लाख में मिल जाती। 47 लाख रुपए बिस्वा इतना जमीन वहां पे चंपत राय जी ने खरीदी है, ट्रस्ट ने खरीदी है। बताइए, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? सीधी आंखों से दिखने वाला भ्रष्टाचार है कि नहीं? एक जमीन 92 लाख की है, वो जमीन 5 करोड़ 60 लाख रुपए में ट्रस्ट ने खरीदी। अरे भैया, धर्म कर्म के काम में तो थोड़ा वैसे ही कम लोग जमीनें कम पैसे में देते हैं, नहीं तो जितने मूल्य की होती है उतने में देते हैं, या थोड़ा बहुत मुनाफा ले लेते हैं। आप 10-10 गुना मुनाफा दे रहे हैं। और आपने अगर वहां जाके रिपोर्टिंग की है तो आपने वो जमीनें भी देखी होंगी कि मंदिर कहाँ है और हाँ, जमीन कहाँ है, काफी दूरी पे। तब तो मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है। तब इन्होंने बताया था पार्किंग कहाँ मंदिर है, कहाँ सड़कें हैं, जी, कहाँ और तमाम मंदिर है, और कहाँ ये जमीनें हैं। पार्किंग के लिए बोला था। तो कहाँ, मतलब किसी को भी यकीन नहीं होगा कि वो पार्किंग के लिए जमीन है। सर, आप जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मेन किरदार आप बार बार चंपत राय या तमाम लोग अनिल मिश्रा की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये 2 लोग ही जिम्मेदार है कि ये जो कड़ी है कहीं दूर तक जाती है? देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक इसमें सब शामिल है, नीचे से लेके ऊपर तक सब शामिल है। इसको चाहे यहां से कह लीजिए चाहे वहां से कह लीजिए, तार तो सबके जुड़े हैं आपस में। कहां तक जाता है, अगर थोड़ा नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें कैसे बच सकता है भाई? ये आप मुझे बताइए कि जो ट्रस्ट बना सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, वो ट्रस्ट बनाया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया। और उस ट्रस्ट में वही लोग रखे गए जो इनके चहेते थे। पहले इसके मेंबर ज्ञानेश कुमार हुआ करते थे, उन्होंने, जो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय हैं, उनके समय में ही ये जमीनों की खरीद हुई है जी। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो अधिकारी केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के रहते हैं, उनका काम है ट्रस्ट के साथ समन्वय बिठाना। किस चीज में? जमीनों की खरीद में। किस चीज में? विकास के कार्यों में। किस चीज में? कानून व्यवस्था बनाने में। तो जब डीएम के दस्तखत हुए हैं उस पे, तो उसको पता नहीं चला कि ये जो है सही खरीद हुई है कि गलत खरीद हुई है जी। और नजूल भी तो डीएम के देख रहे। और आप ट्रस्ट के नियम पढ़िए। आपको
हर खरीद को ट्रस्ट के बोर्ड के सामने स्वीकृत कराना पड़ेगा। तो आप बताइए, तो फिर सबकी जानकारी में है ना भाई, उसमें डीएम भी है, उसमें राज्य सरकार का भी अधिकारी है, उसमें केंद्र सरकार का भी अधिकारी है। तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों के नॉलेज में ही नहीं था? इतना बड़ा मामला हो गया, रोज 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए गायब हो रहा है तो आप कहते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक लोग हैं पूरे। लेकिन जो एसआईटी का गठन हुआ है, आपने पहले शिकायत दी, उस पर एफआईआर नहीं हुआ। एसआईटी का गठन हुआ, उसके बाद एक एफआईआर दर्ज कराया गया। जो नाम उसमें शामिल है उसमें तो कोई बड़ा नाम नहीं है, सब पहली बात तो एसआईटी ने एफआईआर नहीं कराई, मेरी जानकारी के ट्रस्ट ने करवाई। ट्रस्ट ने कराई। अब ट्रस्ट में जब वही चोर बैठे हुए हैं तो एफआईआर कैसे कराएंगे वो अपने खिलाफ? अगर वहां पर चंपत राय है, अनिल मिश्रा है, गोपाल राव है, तमाम लोग वैसे शामिल हैं जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो वो अपने खिलाफ कैसे एफआईआर कराएंगे? वो अपने खिलाफ तो एफआईआर कराएंगे नहीं जी। तो इसलिए एसआईटी ने कोई एफआईआर नहीं कराई अब तक। जो भी कराई है वो ट्रस्ट ने कराई है, और ट्रस्ट ने छोटी मछलियों को फंसा दिया। तो आपको लगता है जो एसआईटी की रिपोर्ट है या एफआईआर है, आप कह रहे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक लोग इन्वॉल्व हैं, वो कहीं पहुंचेंगे, या जो तमाम लोगों का नाम आए हैं? जो भाई मैं कह रहा हूं सबसे पूछताछ होनी चाहिए ना। क्या ज्ञानेश कुमार जी से अब तक कोई पूछताछ हुई कि जब आप केंद्र के सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आप उस ट्रस्ट में शामिल थे तो आपने ये नहीं देखा कि ये खरीद, जमीन की जो खरीद हो रही है ये कैसे हो रही है? क्या नृपेंद्र मिश्रा जी से पूछताछ होगी कि आप निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं या निर्माण समिति का काम आप देखते हैं, तो आपके राज्य में 40% कमीशन लिया गया है कि नहीं लिया गया है? जो इंजीनियर बात कह रहा है वो सही है कि गलत है? उनसे पूछताछ होनी चाहिए जी। किसी का, कोई कह रहा है प्रभु श्री राम की पादुका गायब हो गई, कोई कह रहा है हार गायब हो गया, कोई कह रहा है चांदी गायब हो गया। आज एक पूर्व गृह सचिव महोदय हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हम तो 1 किलो सोने का जो है वो रामचरितमानस दे के आए थे, वो गायब हो गया, उसकी रसीद नहीं मिल रही है। ऐसे पापी लोगों को बिठा के वहां रखा गया है और अभी भी वहां पे जमा हुआ है जी। अभी इस्तीफा हटाया नहीं गया। उसके इस्तीफे पे भी संशय बना हुआ है कि इस्तीफा उसने दिया है कि नहीं दिया है। जी। तो आपको लगता है कि बचा लिया जाएगा? क्योंकि अयोध्या में मैं जितने लोगों से बात किया सर वो कह रहे थे किसी को कुछ नहीं होगा। हाँ देखिए, ऐसी इसलिए संभावना है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री महोदय हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इस्तीफा लेने में यकीन नहीं रखते। वो पाप कराने में यकीन रखते हैं, गुनाह कराने में यकीन रखते हैं। इस्तीफे में उनका कोई यकीन नहीं है। उनकी सरकार का ही एक मंत्री था जिसके बेटे ने 5 किसानों को कुचल के मार दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अजय मिश्रा के खिलाफ कोई इस्तीफा नहीं हुआ उसका। सर एक थोड़ा इसमें राजनीति समझना चाहता हूं, क्योंकि आप खुद राजनेता हैं, कि जिस दिन ये सब मामला आया उसके बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या, वहाँ उन्होंने काफ़ी बयान दिए और उसमें आप सबका जिक्र किया कि वो लोग बयान ना दें जिनका राम मंदिर में कोई योगदान नहीं है। साथ ही उन्होंने एक धमकी भरे लहजे में कहा कि ऐसी बातें ना किया जाए जिससे अयोध्या का नाम खराब हो, और बहुत सख्त लहजे में। उसी दिन नृपेंद्र मिश्रा दिल्ली में चैनलों के रिपोर्टरों को बुलाए और उन्होंने इंटरव्यू दिया और बोला कि चोरी नहीं डकैती हुई है। एक तरफ ट्रस्ट का मेंबर कह रहा है कि चोरी नहीं डकैती हुई है, जिनको दिल्ली के करीब माना जाता है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप लोग बयानबाजी ना करें। इसमें चल क्या रहा है? राजनीति क्या है? कौन किसको आगे पीछे कर रहा है? थोड़ा ये समझाइए। देखिए, ये एक सर्वविदित सत्य है कि ऊपर और नीचे का झगड़ा चल रहा है। मोदी योगी का आपस में खटपट और झगड़ा चलता रहता है अमित शाह के साथ। इनकी ये सब खबरें हैं जी। ना वो कभी सार्वजनिक रूप से बयान देता है, ना उस पर हमारा कोई बोलने का हक है, लेकिन इस तरह की खबरें हैं। मेरा सवाल इससे हटके है, अगर ये लोग खुद मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार वहां पे हुआ है, चाहे नृपेंद्र मिश्रा हो या योगी आदित्यनाथ हो, तो कार्रवाई के स्तर पे क्या हो रहा है? कुछ छोटी मछलियों को गिरफ्तार करने मात्र से ही न्याय हो जाएगा क्या? एक बात। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं अयोध्या को बदनाम मत करिए। अयोध्या को बदनाम चोर कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं? हाँ, भाई चोर को पकड़ने वाला, चोर को गिरफ्तार करने वाला, चोर की चोरी को बताने वाला, वो अयोध्या को बदनाम कर रहा है। जो चोरी कर रहा है वो बदनाम कर रहा है। हाँ, जो चोरी कर रहा है वही कर रहा है। तो मैं तो 2021 से चोरों के बारे में आपको बता रहा हूं। जी।
आपको बुला के हमारी प्रशंसा करनी चाहिए कि आपने कम से कम इतने बड़े मामले का खुलासा किया। आप कार्रवाई नहीं करोगे, आप किसी को रामद्रोही, किसी को देशद्रोही, किसी को कुछ, किसी को एंटी नेशनल। कल मैं उसका आरएसएस वाले का भी सुन रहा था, वो भी कह रहा है एंटी नेशनल लोग हैं। मतलब ये अजीब मजाक है। आप प्रभु श्री राम के मंदिर का दान पात्र चोरी करोगे, चंदा चोरी करोगे, जमीनें चोरी करोगे, आभूषण चोरी करोगे, पादुका चोरी कर लोगे, और उसके बाद जो इस पे सवाल उठाएगा वो देशद्रोही है, रामद्रोही है, फलाना है, ढिमका है। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। लेकिन सर आप अच्छा, मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? वो भी तो बोल रहे हैं। हाँ, कई लोग बोल रहे हैं। संतोष दुबे बोल रहे हैं, या विनय कटियार बोल रहे हैं, या रजनीश सिंह बोल रहे हैं, या तमाम संत महात्मा बोल रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। धर्मदास जी आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं भाई। वो तो मुख्य लड़ाई लड़ने वालों में से रहे हैं ना, वो नहीं बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। मैं मिला था तब फिर लेकिन सर, ये जो एक प्रचारित किया जाता है, ये एक और मतलब शंकराचार्य जी भी बोल रहे हैं। शंकराचार्य जी ने भी तो लड़ाई लड़ी है, वो भी तो बोल रहे हैं। स्वामी अमुक्तेश्वरानंद जी के एक नहीं अनेक बयान आ चुके हैं। तो पुरी के शंकराचार्य महोदय ने बोला, पहले तो कई लोगों ने बोला, फिर कुछ लोग चुप हो गए, फिर विनय वो कटियार बाबा जो बागेश्वर वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम बोल देंगे तो हमको निपटा देंगे लोग। हालांकि उनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कुंभ में जब लोग मरे थे तो बाबा जी ने कहा था कि जो ऐसे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में जिनकी मौत होती है उनको स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो बाबा जी को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। सत्य बोलिए आप भी। लेकिन सर, मेरा सवाल जो मैं एक पॉलिटिशियन से इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो लोग आरोपी हैं, चाहे वो अनिल मिश्रा हो या चंपत राय हो या दूसरे लोग हैं, ये आरएसएस से संबंध है इनका सबका। सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, 3 हैं। आप भी बता रहे हैं, मीडिया में खबरें भी आती है कि सेंटर और स्टेट में बन नहीं रहा। तो ये कौन किसको ठीक कर रहा है? अगर आपको थोड़ा बहुत देखिए आ रही हो तो। देखिए, ऐसा है कि एक बयान मुझे लगता है कि जेपी नड्डा साहब ने दिया था। हाँ, कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है 2024 चुनाव से। तो हो सकता है आरएसएस को बदनाम करने के लिए लोग अपना कोई आपस का खेल खेल रहे हैं, मुझे भी इसके बारे में भी नहीं पता है। लेकिन इसमें बीजेपी अछूती नहीं है, ये बात आप समझिए। हजारों करोड़ रुपए का चंदा पूरे देश में बीजेपी के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने इकट्ठा किया है जी। तो अगर 40% कमीशन कंस्ट्रक्शन के नाम पे हुआ है, तो 40% कमीशन डोनेशन के नाम पे क्यों नहीं हुआ होगा? बिल्कुल। उनके विधायकों और सांसदों से और मंत्रियों से पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए? भैया कितने की रसीद कटाई तुमने, कितना पैसा जमा किया तुमने, क्या उसकी गणना है, क्या उसकी जानकारी है? देश के साथ साझा कीजिए आप। तो बीजेपी कैसे अछूती रह सकती है? प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन में गए हैं, शिलान्यास में गए हैं। बिल्कुल गए हैं। आप देखते नहीं कितने कितने स्टाइल से हमारे प्रधानमंत्री पूजा करते हैं, लेट के, उठ के, बैठ के, साष्टांग, समुद्र के नीचे, आकाश के ऊपर, गुफा में जाके, हर जगह पूजा करते हैं वो। इस पे बोले एक भी शब्द आज तक? नहीं, अभी तक तो तब नहीं बोले। जब कार्रवाई हो जाएगी तब आएंगे किसी दिन। एक भी आदमी को बख्शा नहीं दिया जाएगा। प्रभु श्री राम के रो देंगे अपना झंडा वंडा देख के वहां पहुंच के। सर, जो आपने कहा अभी कि जैसे संभावना है जो छोटे कर्मचारी हैं उनको निपटाया जाएगा, सोशल मीडिया उन कर्मचारियों को रखा किसने? हाँ। ये सब उन्हीं के रिश्तेदार हैं। अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं जो लोग वहां पे रखे गए थे। टिन्नू यादव उनका ड्राइवर, टिन्नू यादव उनका ड्राइवर था। सर, मीडिया में और सोशल मीडिया में एक पूरा टिन्नू यादव को ही विलेन बनाया जा रहा है। आप देखिए कि चंपत राय ने भी बोला कि टिन्नू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या टिन्नू यादव का, उनका जो कास्ट है या वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वो उनके लिए कारण बनेगा? उनको ही सब जिम्मेदारी डाल दो। अविनाश शुक्ला के यहाँ से पैसा बरामद हुआ, लवकुश मिश्रा के यहाँ से पैसा बरामद हुआ, अल्पेश मिश्रा के यहाँ से पैसा बरामद हुआ। तो ये लोग कौन है? अनिल मिश्रा का नाम इतना भ्रष्टाचार में आ रहा है। बताते हैं साहब उनके घर में लिफ्ट लगी हुई है, मैंने देखा नहीं उनका घर आज तक। लिफ्ट के लिए बना है, लगा नहीं। सच लगा नहीं। 2021 में आप लोगों ने या मीडिया ने रिपोर्ट, उसके बाद रोक दिया गया। ठीक है, जगह बनी है, स्ट्रक्चर बना हुआ, स्ट्रक्चर बना हुआ। और पहले बताते थे बड़े सामान्य तरीके से उनका जीवन था। कहाँ से इतना सब पैसा आ गया, कहाँ से इतनी जमीनें हो गई, कहाँ से इतने फ्लैट हो गए, मकान हो गए, बताइए आप। 18,000 पाने वाला कर्मचारी 2-2 करोड़ की जमीनें खरीद रहा है, तो कहाँ से आ गया ये सारा पैसा? तो कौन जांच करेगा इसमें?
तो इसलिए ये कहना कि ये लोग कोई दूध के धुले हैं एकदम गलत है। सब उसमें शामिल है। अब राजनीतिक कारण से आप किसी यादव का नाम उठाइए कि किसी का नाम उठाइए, वो लोगों के गले उतरती नहीं है सब बातें। जो जितना भ्रष्टाचार करेगा उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए। इस लड़ाई को आप कहाँ तक ले जाने वाले हैं इस बार? देखिए, हम तो कानूनी लड़ाई तक इस लड़ाई को ले जाएंगे। अभी हमने तहरीर भी दे दी है कोतवाली में, 2021 में भी हमने तहरीर दी थी अयोध्या कोतवाली में। तो अब SIT इन्होंने बनाई है, SIT को भी दे दी। कुछ समय इंतजार करते हैं, अगर कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं होगी तो जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। हम अपना काम करेंगे जी। हम अपने आत्मा पे ये बोझ लेके नहीं रहना चाहते कि एक चोरी, एक डकैती, एक भ्रष्टाचार खुली आंखों से हमें दिखा प्रभु श्री राम के मंदिर में, और उस पर मैं खामोश रहा जी। तो मैं अपना एक धर्म निभा रहा हूँ, इस नाते से भी कि मैं 70 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ, सुल्तानपुर मेरा घर है। इस नाते से भी कि अभी आज से नहीं, जब बचपन से हम लोग हनुमानगढ़ी जाना, मंदिर जाना, प्रभु श्री राम के मंदिर जाना, तब से कर रहे हैं। अभी एक गेट कीपर बन के रोज पूछते हैं, हाँ भाई कौन मंदिर गया नहीं गया, इनको बता के थोड़ी कोई जाएगा। तो इसी पे मेरा अगला सवाल था, और इस विषय पे आखिरी सवाल था कि आपने कहा कि गेट कीपर बन के कहते हैं कि कौन मंदिर आया कौन नहीं आया। ये बीजेपी का स्टाइल है कि अखिलेश यादव अमित शाह से पूछे। अगला सवाल आ रहा है सर, अखिलेश यादव नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए, ये बीजेपी का स्टाइल है। यही स्टाइल आम आदमी पार्टी अपना ली, तो अंतर कहाँ रह गया? अंतर नहीं है। हमने इसलिए कहा कि तुम सबसे पूछते हो, तुम गए जी। भाई मंदिर का उद्घाटन होने के बाद अमित शाह क्यों नहीं गए आज तक? नहीं गए, उनके मतलब भाई तो फिर आपको दूसरे से पूछने क्या हक है? हाँ, नहीं पूछना चाहिए। तो बात यह है ना कि आप दूसरों के लिए तो ठेकेदार बने हुए हो कि आप गए कि नहीं गए, आप गए कि नहीं गए, आप अपना बताइए ना। हाँ, लेकिन बीजेपी के बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ तक कि अडवाणी जी को मना कर दिया गया था कि आप आइएगा नहीं वहां पे। जी जी, ये तो सही बात है। तब कल्याण सिंह जी को मना था कि आप मत आइएगा वहां पे, उनको तो अयोध्या से लौटाया गया तब तो और आप दूसरों से पूछते हैं जी। तो क्यों पूछते हैं? अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए कि पेपर लीक हुआ जी, वहां गोदी मीडिया पहुंच जाता है, हाँ बेटा तुम्हारा पेपर लीक हुआ है, नहीं हम समर्थन में। अच्छा तुम्हारा पेपर लीक नहीं हुआ, ये कौन सी बात हुई? अगर मैंने अपने आंख के सामने डकैती होते हुए देखा तो एक गवाह के तौर पे उस डकैती को रोकने में या उस डकैती के खिलाफ कार्रवाई कराने में मेरी भूमिका है ना। बिल्कुल। कि मुझसे जज और पुलिस से पूछे कि भैया तुम्हारी डकैती हुई है क्या, हम कहेंगे नहीं साहब, बोले नहीं तो फिर तुम जाओ भागो यहाँ से, तुम नहीं बोल सकते। मतलब ये जो गोदी मीडिया के चैनल बलात्कार के ऊपर बहस करते हैं, डकैती चोरी के ऊपर बहस करते हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर बहस करते हैं, इस तर्क के हिसाब से कल को उनसे कोई पलट के सवाल पूछते हैं भाई आप इस घटना के अंदर आप भी कभी पीड़ित रहे हैं क्या, क्यों बहस कर रहे हैं आप? आपको ऐसा बोला गया कि आपका क्या लेना देना? नहीं, मैं सुनता हूँ टीवी डिबेट्स, मैं जाता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ बिल्कुल ना जाना पड़े, बड़ी मुश्किल से कहीं गया तो गया, वरना मैं जाता नहीं। गोदी मीडिया के बहसों में जाने कोई फायदा भी नहीं है। तो इसलिए ये जो पूछा जाता है कि आप पेपर लीक से शिकार हुए हैं कि नहीं हैं, आप राम मंदिर गए हैं कि नहीं हैं, आपको बोलने का हक कैसे? अरे भाई अगर कोई अपराध देखते हुए होते अच्छा एक चीज बताइए, इस देश के करोड़ों जो गरीब लोग हैं बेचारे झुग्गियों में रहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है अयोध्या जाने का, तो वो राम भक्त नहीं है? नहीं, आस्था तो है ही। तब मजदूर हैं, वो नहीं जा पाए प्रभु श्री राम के मंदिर मान लीजिए, तो वो फिर राम भक्त नहीं है? पर आपकी पार्टी ने सवाल क्यों पूछा, ये मेरा सवाल नहीं, मैं इसीलिए पूछा कि ये दूसरों से सर्टिफिकेट मांगते हैं। जी जी, खुद अपने अंदर झांक के देखो ना तुम। जी जी, यही मेरा सवाल था। तो आप अपने अंदर झांक के देखिए ना भाई। ये अयोध्या वाले और ये तर्क किसी से बैठ जाएंगे, हाँ भाई वंदे मातरम सुनाओ, हाँ वो तो अगर मान लीजिए कोई अनपढ़ आदमी है तो वो देशभक्त नहीं हो सकता जी। मान लीजिए उसको वंदे मातरम नहीं आती, नहीं आता, बहुत लोगों को नहीं आएगा, या कोई गीता का श्लोक नहीं आता या रामायण का श्लोक नहीं आता, तो वो फिर इसका मतलब ना तो धार्मिक है ना देशभक्त है। ये तो बीजेपी का पुराना ये गलत है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बेचारे अनपढ़ हैं, व्यवस्था की कमी के कारण, सरकारों की कमी के कारण,
तो इसका मतलब वो फिर धर्म के बारे में उनको कोई बात कहने या बोलने या पूजा अर्चना करने की कोई इजाजत नहीं है। जी जी। हाँ, बीजेपी तो यही कहती है तो कि वंदे मातरम सुनाओ, जनगण मन हो रहा है तो नहीं खड़े हो रहे तो तुम देशभक्त नहीं हो। तो आप बताइए, वंदे मातरम बहुत सारे लोग हैं इस देश में, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको याद नहीं। हाँ, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अनपढ़ भी हैं जी। तो वो सबसे ज्यादा देशभक्त हो सकते हैं। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि देशभक्ति होने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना पहली शर्त है। हाल ही में टीएमसी चुनाव हारी बंगाल में, आपने देखा कि टीएमसी का क्या हाल हुआ। एक तरीके से पार्टी उनके हाथ से जा रही है। शिवसेना में हमने देखा कि पार्टी जा चुकी है। आम आदमी पार्टी में हमने देखा कि सारे 7 सांसद राज्यसभा से चले गए आपके। ये जो हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं एक राजनेता के तौर पे? ये कितना लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितना खतरनाक है, ये मुझे समझा। देखिए, ये बहुत खराब दौर चल रहा है डेमोक्रेसी के हिसाब से। अगर आप लोकतंत्र की दृष्टि से देखेंगे तो जितना महत्व पक्ष का है उतना विपक्ष का है। उनको सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, हमको सरकार की कमियों को उजागर करने की जिम्मेदारी है या उनको सचेत करने की जिम्मेदारी है। अब ये चाहते हैं कि विपक्ष विहीन भारत हो जाए, सारी पार्टियां या तो तोड़ दी जाए या इनके साथ मिल जाए या चुनाव में इनके इन प्रकार उनको हरा दिया जाए। अब टीएमसी के साथ जो इन लोगों ने किया वो जग जाहिर है, किस तरह से एसआईआर का दुरुपयोग करके, मशीनरी का दुरुपयोग करके, 2.5 लाख पैरामिलिट्री लगा के जवाब करके चुनाव जीत गए। उसके बाद से पार्टी तोड़ने में लग गए, शिवसेना तोड़ना है आपकी पार्टी तो पूरे हमारी पार्टी को भी तोड़ा। तो पूरे देश में इनका तरीका हो गया है कि जनाधार हो ना हो, हम चुनाव जीते ना जीते, जीते तो ठीक, नहीं जीते तो पार्टी तोड़ लेंगे। तो ऐसे में चुनाव की आने वाले समय में कोई भूमिका रह जाएगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं इतना निराशावादी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश में जब 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया तो उनके खिलाफ लड़ने वाले लोगों के मन में क्या मोटिवेशन रहा होगा। बिल्कुल। ना तो वो विधायक थे, ना सांसद थे, ना प्रधान थे, ना ब्लॉक प्रमुख थे, ना बीडीसी थे, ना सभासद थे, फिर भी वो इस देश के लिए लड़े ना। बिल्कुल। इसलिए कि हिंदुस्तान आज़ाद हो और यहाँ के लोग आज़ादी में सांस ले सकें। तो जो हमारे क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूमा, इसीलिए चूमा कि एक आज़ाद मुल्क में अपने मन से लोग अपनी सरकार बनाएंगे और वो सरकार जनता के हित में काम करेगी। अभी इनको 12 साल हुए हैं, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। इनके गलत कामों को उजागर करते रहिए, उसके खिलाफ बोलते रहिए और वक्त आने पे जब लोगों को समझ में आएगा तो लोग इनको हराएंगे खुद से। लेकिन आप देखिए कि टीएमसी वहाँ चुनाव हार गई और जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं, टीएमसी के नेताओं को प्रशासन परेड करा रहा है, अंडे मारे जा रहे हैं और सब पूरा जो सिस्टम है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई, पुलिस को अलग जिम्मेदारी, न्यायालय को अलग जिम्मेदारी, कोई इसमें कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहा। ये कितना इनह्यूमन है कि आप किसी को परेड करा रहे हैं। अभी महुआ मोइत्रा अपने संसदीय क्षेत्र में गई हुई थी जी। जो उनका कार्यालय है वहां पे अंडा फेंका जा रहा है। अब महुआ मोइत्रा एक लोकसभा सांसद है, वो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जा सकती, वहां उनके ऊपर हमले होंगे। यही तुम्हारा नारी बंधन है। कल्याण बनर्जी के ऊपर हमला हो रहा है, वो उनको गिरा दिया जा रहा है, मार के सर फोड़ दिया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को मारा पीटा जा रहा है। तो ये तो दिख रहा है, जब सांसद सुरक्षित नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है, किसी को अंडा फेंक के मारो, किसी को पत्थर फेंक के मारो, तो यही करने आई है बीजेपी वहां पे। यही साबित हो रहा है। तो आप लोग इसको कैसे, विपक्ष कैसे इस पूरे सिचुएशन से निकलेगा? या देखिए, इसके खिलाफ लड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है। सड़क पे लड़िए या सदन में लड़िए या सभाओं और रैलियों के माध्यम से अपनी बात जनता के सामने रखिए। अंततोगत्वा लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, तो उसको ही आपको जगाना पड़ेगा इन बुराइयों के खिलाफ। आपकी पार्टी के 7 सांसद गए हैं, उसको मुख्य रूप से राघव चड्ढा ने लीड किया। मैं पिछले 12 साल से पत्रकार हूं, आपकी पहली बार जब सरकार आई तब से और आखिरी बार जब आप लोग चुनाव जीते थे।
मैंने देखा कि राघव चड्ढा को काफी स्पेस दिया जा रहा था अरविंद केजरीवाल के द्वारा। सर, आप इस पे बहुत बोल चुके हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूँ, अब समय हो गया, आप लोगों को थोड़ा पता चल गया होगा क्या क्या कैसे हुआ, वो पंजाब में एक्टिव भी दिख रहे हैं। राघव चड्ढा क्यों गए, ये थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, ऐसा है कि ये बेहतर होगा आप उन्हीं से पूछिए क्यों गए। आपने एक बात कहा, आम आदमी पार्टी ने उनको बहुत बढ़ाया। हाँ, हमने देखा है। तो पार्टी की ओर से तो कोई कमी रही नहीं ना, केजरीवाल जी की ओर से कोई कमी रही। जितना मौका उनको दिया जा सकता था, विधानसभा का चुनाव वो लड़े, जीते, उनको वाइस चेयरमैन जल बोर्ड बनाया गया, लोकसभा का चुनाव उनको लड़ाया गया, फिर पंजाब राज्य में प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई, फिर वहाँ से राज्यसभा लाया गया, फिर उनको वहाँ जब मैं जेल में था पार्टी का लीडर बनाया गया। उसके बाद इंडिया ब्लॉक जब बना उसमें पार्टी के जो उनकी कोर कमेटी बनी उनकी पार्टी की तरफ से उसमें मेंबर बनाया गया। तो हर प्रकार से जितना एक युवा नेता होने के नाते उनको बढ़ाना चाहिए था, पार्टी ने अपनी ओर से बढ़ाया, केजरीवाल जी ने अपनी ओर से बढ़ाया। अब क्यों छोड़ के चले गए, काहे छोड़ के चले गए? कई बार राजनीति में महत्वाकांक्षाओं के कारण आदमी चला जाता है, अपने फैसले लेता है, तो ये उनसे पूछिए। और संदीप पाठक, क्योंकि वो तो आपके लोग, आप लोगों के बहुत करीब। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए, मैं तू मैं ऊट पटांग बोलने की राजनीति में यकीन भी नहीं रखता हूँ। बेहतर है आप उन्हीं से पूछिए। सर, क्यों जाते हैं? कोई कानूनी, मतलब वैसे ऐसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ आपके पार्टी के नहीं, दूसरे नेताओं के भी बारे में। अभी टीएमसी से सांसद गए हैं जो विधानसभा चुनाव में जिनको देख के लग रहा था कि क्या फायर भाई, वो काबा मदीना कर रही थी ना, सानी घोष कह रही, गाना गा रही थी, काबा मदीना भाईचारा और सबकी। तो जब वो गाना गा रही थी तो यही भाजपाई कहते थे कि उनका सर काट के लाओ, 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। कोई दीक्षित चेयरमैन है, उसने बयान दिया था, तो मैं उसके खिलाफ बोला था। तो अब मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि ऐसे लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो टूट के फिर उन्हीं के साथ चले गए। तो अब ये क्या करेंगे भाजपाई जो 1 करोड़ रुपए उनका सर काटने का इनाम दे रहे थे? अब तो उनको जिंदाबाद लगानी पड़ेगी सैनी को उसकी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब राजनीति में ऐसी हालत हो गई है, चरित्र बचा नहीं। मतलब इंसान कब क्या बोलेगा, कब क्या करेगा, ये इससे बड़ी एक निराशा हो रही लोगों को। लेकिन सर, आप तो काफ़ी आप मिलते जुलते रहते हैं, कभी किसी से, नाम मत लीजिएगा, कभी किसी ऐसे सांसद से बात हुई जिन्होंने पाला बदला हो और उन्होंने बताया हो कि वो मजबूर हैं? बहुत सारे लोग मिलते हैं, बताते हैं अपनी समस्याएं, लेकिन उसका बेहतर तरीका यह है कि आप इस्तीफा दे दीजिए ना जी। वो बताते हैं अपनी पार्टी के अंदर लीडरशिप से जो प्रॉब्लम है उनको, या जो भी और भी प्रॉब्लम है। आप एक दल से अगर जीत के आए तो नैतिक रूप से ठीक नहीं है कि आप उसके सिंबल का इस्तेमाल अपनी राजनीति को बढ़ाने में करें। तो आप इस्तीफा दे दीजिए अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो। आप कोशिश कीजिए कि अपनी लीडरशिप के साथ आपकी बन जाए, अच्छे से आप अपनी भूमिका निभा पाए। अगर आपको लगता है बिल्कुल नहीं निभ पाता तो आप अपना रास्ता अलग कर लीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन जो पद आपको उस पार्टी की वजह से मिल रहा है उसके साथ तो न्याय कीजिए। सर, क्या धमकी या कानूनी रूप से उनके कोई मामले चल रहे हैं तो वो सब इस्तेमाल होता है? देखिए, अशोक मित्तल के केस में तो दिखा साफ तौर पे। जिस अशोक मित्तल को 1 हफ्ते पहले तक भारतीय जनता पार्टी आरोपित कर रही थी, भ्रष्टाचारी बता रही थी, पता नहीं क्या क्या कह रही थी, वही अशोक मित्तल अचानक अच्छे हो जाते हैं। तो ये तो साफ तौर पे दिख रहा है ना। और सर, जिस तरीके से बीजेपी तोड़ रही है सांसदों को, उद्देश्य क्या है? नंबर बढ़ाना है उनको अपना। उससे क्या करेंगे? उससे उनको कई बिल हैं जो 2/3 में ही पास होंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन 2/3 में पास होगा। जो 30 दिन के अंदर जेल रहने पे इस्तीफा देने की बात है वो 2/3 से ही पास होगा। तो जो आप लोग कह रहे थे नारी वंदन का जो ये नया परिवर्तन लेके आए हैं वो 2/3 से ही पास होगा। तो जो आप लोग कह रहे थे 24 चुनाव में डिलिमिटेशन 2/3 से पास होगा। जो आप लोग 24 में कह रहे थे संविधान बदलने वाली बात, उसको अब इस रूप में लिया जाएगा, इस तरीके से जबरदस्ती लोगों वो अगर ऐसे हमको लगता नहीं कि 360 की संख्याएं पूरी कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब लोगों को जाग जाना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि ये उनकी जो हवस थी अंदर की, सत्ता की हवस जो थी,
वो अधूरी रह गई, क्योंकि लोगों को हम लोगों ने जगाया कि भाई 400 आ जाएगी तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये दो बातें हम कहते हैं, आरक्षण खत्म कर देंगे और संविधान खत्म कर देंगे। लोगों ने 240 पे पहुंचा दिया इनको। अब ये समझ लेना चाहिए कि 240 में पहुंचने के बाद भी ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इनको कानूनों में परिवर्तन करना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है। तो ये उस ओर इशारा है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है अपने आप में। आपने कहा जाग जाइए, जागने से याद आया कि यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर है, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है कुछ दिनों से। सोनम वांगचुक अनशन पे हैं। आप अभी तक तो शायद आप आज जा रहे हैं। आप जा रहे हैं। उस आंदोलन को लेकर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर्ड है। आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? और ये जो एलिगेशन कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी स्टाइल ही पूरा आम आदमी पार्टी वाला है, तो बीजेपी स्पॉन्सर्ड क्यों नहीं होना चाहिए आंदोलन? भाई बीजेपी वाले क्यों नहीं सपोर्ट करते? उनके बच्चों का पेपर लीक नहीं हो रहा है जी, उनको भी जाके वहां पानी वानी पिलाना चाहिए। बीजेपी वालों का, उनके बच्चों का भी तो पेपर लीक हो रहा है। 18 लाख में सिर्फ अभिजीत दीपके के जानने वाले थोड़ी हैं जी, या सोनम वांगचुक के जानने वाले थोड़ी हैं। उसमें सारे लोग हैं, सब लोग जाएं। उन्होंने तो अब आह्वान किया सारी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करें, तो जाना चाहिए बीजेपी वालों को। इतना सारा मुद्दा चल रहा है सर कि पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। आप दिल्ली में अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 650 करोड़ का एक करप्शन का केस आया है। अरे वो बहुत बड़ा केस है, वो ऐसे कोई छोटा मोटा केस नहीं है। 1 मिनट में आपको दर्शकों को समझा दूं। 150 रुपए की एक चादर एम्स खरीदता है उसी कंपनी से। उसी कंपनी से रेखा गुप्ता की सरकार और पंकज सिंह जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो चादर खरीदते हैं 450 रुपए में। दिल्ली में जो चादरों की खरीद होती है, वो खरीद होती है 16 लाख चादर। 16,70,000 चादरें खरीदी जाती हैं। अभी यही मत रुकिए, आप आगे सुनिए। तो जब हमने दिल्ली के अस्पतालों में सरकारी बेड का और इसका आंकड़ा मेल किया, तो करीब करीब एक बेड के ऊपर 111 चादर खरीदी गई है। एक बेड के ऊपर 111 चादर। यही नहीं रुकिए, आप आगे कह रहे हैं साहब हर दिन के लिए अलग अलग रंग की चादर होगी। संडे को ये, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये, सैटरडे को ये। तो मैं कह रहा हूं 15 रंग की चादरें खरीद लो जी। 30 रंग की चादरें खरीद लो। धानी, गेहुआ, गुलाबी, जो भी खरीदना खरीद लो। तब भी तो 30 चादर हुई ना। और एक बेड के लिए 30 चादर में मतलब पहली चादर का नंबर 30 दिन के बाद आएगा। 31वें दिन आएगा। फिर दूसरे महीने में दूसरे नंबर की चादर का आएगा। अब आप मुझे बताइए कि इस प्रकार का घोटाला हो रहा है। 10 लाख रुपए की एक्सरे मशीन 33 लाख रुपए में खरीदी गई। जो दवा 100 करोड़ रुपए में मिलनी चाहिए 400 करोड़ रुपए में खरीदी गई। जो 2 रुपए का ORS का घोल था वो 15 रुपए में खरीदा गया। अभी इतने बड़े घोटाले पे आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तब तो कोई घोटाला भी नहीं हुआ था। शराब घोटाला चलाया इन लोगों ने। तीखी बहस, तगड़ी बहस, सुबह बहस, शाम बहस, रात बहस, 3rd डिग्री 4th डिग्री, दारू पे दंगल, पता नहीं कितने कार्यक्रम चलाए इन लोगों ने। उधर से वो चीख रहे हैं, उधर से वो चीख रहे हैं। ऐसे लगता था कि लोगों को अभी कब्र खोद के गाड़ देना चाहिए। केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को, सबको खोद के गाड़ दो जमीन में। इनको फांसी क्यों नहीं चढ़ी अब तक? अब बताइए, कहीं ईडी दिखाई पड़ी हो, कहीं सीबीआई दिखाई पड़ी हो, कहीं उनका स्टेटमेंट दिखाई पड़ा हो, कहीं छापे दिखाई पड़े। राजीव रंगीला नाम के एक व्यक्ति के द्वारा एक खेल किया। हाँ। अब वो राजीव रंगीला फेक कंपनियां बना के सारे काम कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। मीडिया भी चुप है सर इसमें। तो मैं गोदी मीडिया की ही बात कर रहा हूं। तीखी बहस, तगड़ी बहस, सुबह बहस, शाम बहस, रात बहस, ये सब उनके कार्यक्रम थे जिसका मैं 3rd डिग्री एक कार्यक्रम था। आज तक पे अंजना जी ने किया था, मुझे बुलाया था उसने, और मनोज तिवारी को बुलाया था मुझे आरोपित करने के लिए। चुप्पी अब क्यों नहीं आप कर रहे हैं 3rd डिग्री 4th डिग्री? चुप्पी का कारण क्या है? मीडिया सब गजनी मोड में चले गए हैं, सब भूल गए बेचारे। वो शोले फिल्म का एक डायलॉग था ना, एक हंगल का, ये सन्नाटा क्यों पसरा है भाई जी। तो ये सन्नाटा चारों तरफ इसलिए है कि
अभी कोई आम आदमी पार्टी की सरकार होती, आप देखते ये दारा सिंह पहलवान हो जाते सारे गोदी मीडिया तो वाले। आपको लगता है कि अब ये भीगी बिल्ली बने हुए हैं। अभी जो इतने सारे मुद्दे हैं, क्योंकि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, हम लोग देखिए, गोदी मीडिया इस देश का एक बौद्धिक आतंकवादी समूह है, मैं उनको कहता हूँ। ये बौद्धिक रूप से ये आतंकवादी हैं। ये देश भर में नफरत फैला। आतंकवादियों का क्या काम होता है? नफरत फैलाओ, देश को तोड़ो, हिंसा करो। तो ये जो गोदी मीडिया है, ये एक बौद्धिक आतंकवादियों का समूह है जो 5 बजे शाम से लेकर रात 11 बजे तक काम करता है। और उनका एक ही काम होता है, देश के अंदर नफरत फैलाओ, देश को बांटो, समाज को बांटो, समाज को तोड़ो। मोदी के एजेंडे पे चल रहे हैं। इसका काट तो क्या है? इनको मैं बौद्धिक आतंकवादी कहता हूँ। लोग ही हैं, चैनल देखना बंद कर दिए, मैं नहीं देखता गोदी मीडिया। जी लोग ही हैं, जी इसका इलाज लोग ही हैं। सर, हमारा अपने काफ़ी समय दे, आखिरी 1-2 सवाल मैं पूछ लेता हूँ। पंजाब में चुनाव है और राघव चड्ढा जो एक समय पे आपके साथी थे, पंजाब का चुनाव देखते थे, संदीप पाठक भी आपके साथी थे, पंजाब देख रहे थे, वो सब बीजेपी में हैं। पंजाब चुनाव आप लोगों के लिए कितना कठिन होने वाला है? अभी हाल में एक वीडियो वायरल का पूरा मामला आया आपके मुख्यमंत्री का, कितना कठिन होने वाला है? कठिन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो स्कीमें लागू की हमने, वो चाहे 10 लाख रुपए की हेल्थ स्कीम थी, इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस की, वो चाहे 1,500 रुपये दलित और आदिवासी समाज की महिलाओं के लिए और 1,000 रुपये सामान्य महिलाओं के लिए हर महीने आर्थिक सहायता देने की बात थी, जो शुरुआत हो गई जिसकी, वो चाहे पंजाब के अंदर सरकारी नौकरियां देने की बात थी, या स्कूल ऑफ एमिनेंस, वहाँ पे जिन नहरों में 30-30 साल से पानी नहीं गया था, वहाँ पानी पहुँचने लगा। तो ये सारे काम हम लोगों ने पंजाब के अंदर करके दिखाए, सरकारी नौकरियां दी हैं। और जो पंजाब 27वें स्थान पे था एजुकेशन के मामले में, आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, एजुकेशन के मामले में नंबर 1 पे है। ये तो आप ये नीति आयोग की आप तो रिपोर्ट। दिल्ली में भी ये बात कह रहे तो थे। ये काम नहीं, दिल्ली में हमारी सरकार को 2 साल कोई काम नहीं करने दिया इन्होंने। बहुत बदनाम किया हमारी सरकार को, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला, वोट काट दिए, जितना कुछ कर सकते हैं। 40,000 वोटर तो अकेले केजरीवाल जी की सरकार यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में कटे थे। तो आपको लगता है राघव और संदीप पाठक के जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ था, साफ हो गई बीजेपी, कहीं पता नहीं चला कहाँ चली गई। यानी अन्य जो होता है समूह, उसकी जितनी सीट आई थी उससे भी कम बीजेपी की, अदर्स से भी कम। अदर्स से भी कम थे वो लोग। तो आप भगवंत मान के ही लीडरशिप में चुनाव होगा वहाँ? उनकी लीडरशिप में चुनाव होगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल साहब लगातार वहाँ मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और हम लोग फिर से बहुत प्रचंड बहुमत से पंजाब जीतेंगे। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आखिरी कई हो गए आपके। एक आखिरी सवाल है इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर। डीएमके की नाराजगी ये उन चल रही लोगों से ही पूछिए जो इंडिया गठबंधन में है। हम है नहीं, तो उसके बारे में ज़्यादा कमेंट करना ठीक नहीं। लेकिन सर, आपकी पार्टी है नहीं, पंजाब में आप कांग्रेस के सामने होंगे, गुजरात में आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं है। लेकिन 24 में हमने देखा, आप लोकसभा चुनाव में आप लोगों की थोड़ा बहुत बन गई थी, तो उसका भविष्य कैसे देखते हैं एज अ पॉलिटिशियन? देखिए, इंडिया गठबंधन के जो दल हैं आपस में, उसमें बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनसे हमारे अच्छे रिश्ते हैं। हाँ, डीएमके, टीएमसी है, डीएमके है, समाजवादी पार्टी है, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमारा विरोध है, कांग्रेस पार्टी से खास तौर से जी। तो उसकी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। उनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सर Thank हमें you, समय देने नमस्कार। के लिए। तो ये थे संजय सिंह, आपने ये इंटरव्यू देखा, आपका बेहद शुक्रिया। आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। हम लगातार उन ज़रूरी मुद्दों को उठा रहे हैं जो जनहित में हैं। तो अगर अब तक आपने न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद।